दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले के 3 सेट्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, उसको पढ़ा होगा, उसमें बताई गई चीज़ों को समझा होगा, ट्रिक्स को फॉलो किया होगा और जो नोट्स बनाने हैं प्रॉपर वो नोट्स आप लोग बनाते हुए चल रहे हैं। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। 25 बेहतरीन क्वेश्चन इसमें भी और उनको करने के उतने ही शानदार तरीके भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और जितने भी बच्चे नए हैं अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर अपना हमें पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सवाल कहता है शादी की शुरुआत में एक पति और उसकी पत्नी की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। ठीक है। शादी के 5 वर्षों के बाद उनका 1 वर्ष का एक बच्चा है। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 5 वर्षों के बाद जो बच्चे की उम्र है वो 1 वर्ष है। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु क्या थी? बच्चे के जन्म के समय जो 3 सदस्यों का परिवार था उसकी औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है। बच्चा जन्म हो गया तो पिताजी हो जाएंगे, माताजी हो जाएंगे और खुद बच्चा हो जाएगा। अब सवाल को शुरू से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। शादी हुई, शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी वर्ष थी? 23 वर्ष थी। तो हस्बैंड और वाइफ की अगर औसत आयु 23 वर्ष थी तो 23 हस्बैंड की रही होगी और 23 औसत आयु वाइफ की रही होगी। तो टोटल जो एज रही होगी शादी के समय दोनों की कुल मिलाकर 46 वर्ष रही होगी। अब यहां से 5 वर्ष के बाद चलते हैं। तो 5 वर्ष के बाद हुआ क्या कि अब 5 वर्षों के बाद हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया और साथ ही साथ इनका एक चाइल्ड हो गया, एक बेबी हो गया। शादी के 5 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी के 5 वर्ष बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 23 और 5 28। अब हस्बैंड की औसत उम्र 28 रहेगी, वाइफ की औसत उम्र 28 रहेगी और 5 वर्ष बाद जो है ना उनके 1 वर्ष का एक बालक भी है। ये बोला गया है 1 वर्ष का एक बच्चा है। तो 5 वर्षों बाद तीनों की कुल उम्र क्या हुई? 5 वर्ष बाद तीनों की कुल उम्र हुई 57 वर्ष। करेक्ट है। तीनों की कुल उम्र 57 वर्ष हुई 5 वर्ष के बाद। यहां तक बात समझ में आई हो तो हाँ या ना का जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एज का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर या उससे रिलेटेड हैं जो पीछे सर में आ चुके हैं 2022 में, 19 में, 13 में। उनसे क्वेश्चन छाट के आप सभी के सामने रखता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व बहुत रहता है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शादी के 5 वर्ष के बाद जब बोला गया कि उनके 1 वर्ष का बच्चा है तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि शादी के 5 वर्ष के बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा हो गया। ठीक। अब जरा समझना ध्यान से। कह रहा था अब बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु क्या थी? मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना भाई। अगर मैं अभी उम्र की बात करता हूं कि अभी मैं 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत उम्र निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 57/3। 57/3 तो हमारा आंसर बन जाएगा कि इस वर्ष इस वक्त जो है उनकी औसत उम्र जो होगी वो 19 वर्ष होगी। लेकिन इसने बोला कि बच्चे के जन्म के समय, तो बच्चा अगर आज 1 साल का है तो 1 साल पहले जाएंगे तब हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस बच्चा, तब बच्चे की उम्र क्या रही होगी? 0 वर्ष, क्योंकि वो उस वक्त पैदा हुआ होगा। और हस्बैंड की वो क्या रही होगी भाई? 28 साल थी 5 साल बाद, तो 1 साल पहले जाओगे तो ये 27 वर्ष के होंगे और 1 साल इनको पहले लेकर चलेंगे तो ये भी 27 वर्ष के होंगे। तो 27 और 27 मिलकर कितना हो जाएगा? 54 वर्ष होगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक। अब अगर बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यीय परिवार की टोटल उम्र जो है वो 54 वर्ष है। ठीक। तो औसत उम्र क्या रहेगी? तो आप बोलोगे 54/3, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो ये उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि 18 वर्ष का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया था। हूबहू पेपर का क्वेश्चन है, 18 वर्ष ऑप्शन नहीं दिया था। तो मैं लगाऊंगा किसको? मैं लगाऊंगा 19 वर्ष। अच्छा, यहीं पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। मैं आपको बता ही देता हूं कि इस लाइन से कई सारे बच्चों के आंसर गलत होंगे और कई सारे बच्चों के आंसर सही होंगे। पेपर के लिहाज से अगर देखें कि जिस वक्त पेपर ने इसको सही किया था तो उसने 19 वर्ष आंसर सही माना था, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा अगर सवाल की लैंग्वेज ये दी है? देख लो, हैविंग अ 1 year old चाइल्ड,
द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 3 मेंबर्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर सवाल की लैंग्वेज यही है तो बच्चे के जन्म के समय उस परिवार के 3 सदस्यीय परिवारों की औसत उम्र क्या रही होगी? वो रही होगी 18 साल। ये समझने की बात थी, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया। मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या इसमें बारीकी है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी x दिनों में एक टैंक भरते हैं। पाइप ए टैंक को x+4 दिनों में भर सकता है और पाइप बी जो है टैंक को x+36 दिनों में भर सकता है। टैंक का 1/3 भाग भरने में दोनों को कितना समय लगेगा? अब ये जो सवाल है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये टाइम एंड वर्क जैसा सवाल है, क्योंकि पानी और टंकी का जो चैप्टर है वो मौसेरा भाई है किसका? कार्य और समय का। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का वो वाला सवाल है कि दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। अकेला पहला व्यक्ति किसी काम को टी प्लस इतने दिनों में कर सकता है, अकेले दूसरा व्यक्ति किसी काम को टी प्लस इतने दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे वो कितने समय में करेंगे? अच्छा, यहां पर बस आदमी की जगह टैंक कर दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, टैंक का 1/3 भाग कितने दिनों में मिलकर भरेंगे, ये निकालने के लिए हमें ये तो पता हो कि दोनों मिलकर टैंक भरते कितनी देर में है। जो x का मान है वो तो निकालें। तो कैसे निकलेगा भाई? अकेले अगर इंडिविजुअल टैंक ए काम करेगा तो वो लेता है समय x+4 दिन, और अकेले अगर बी इंडिविजुअल काम करता है, टैंक काम करता है, तो ये लेता है समय x+36 दिन का। करेक्ट है? आप बोलोगे यस सर। इसने 4 घंटे समय लिया, इसने 36 घंटे समय लिया। तो ए और बी के द्वारा मिलकर जो समय लिया जा रहा था, जो x समय लिया गया है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? जो एक्स्ट्रा टाइम होते हैं ना, इनका आपस में गुणा करके वर्गमूल लिया जाता है। 36 × 4 144, 144 का वर्गमूल आ गया 12। यानी हमें यह पता चल जाएगा कि ए और बी मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। अब चूंकि 1/3 भरना है, 1/3 भरना है, तो इसका 1/3 कर देंगे, क्योंकि पूरा भरने में अगर 12 घंटे समय लग रहा है तो 1/3 भरने में 1/3 समय भी लगेगा। यानी कितना समय लगने वाला है? तो आप बोलोगे सर 4 दिन या घंटे जो भी हैं, हम घंटे लेकर चल रहे हैं, आप दिन ले लेना, ये डेज कर लो भाई, काम खत्म हो जाएगा। तो कितने दिन का समय लगेगा भाई? 4 दिन का समय लगेगा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको लिखना नहीं है यहाँ पे, आप ये ध्यान रखना। कहता है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं, तो कौन सा सत्य है? अब इसके लिए आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, मैं बना देता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जरूरत है नहीं, मैं बना देता हूं। ठीक है, हमारे पास ये एक त्रिभुज हो गया जिसके जो नाम है कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C है, और इनकी भुजाएं जो है वो स्मॉल a हो गई, और ये भुजा हो गई स्मॉल b, और ये भुजा हो गई स्मॉल c। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी त्रिभुज संभव तभी हो सकता है जब प्रॉपर्टी फॉलो हो। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं ये देखूं कि a + b का योग c से बड़ा होना चाहिए, या मैं ये कह सकता हूं कि b + c का योग a से बड़ा होना चाहिए, या मैं ये कह सकता हूं कि c + a का जो योगफल है वो b से बड़ा होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं a और b का अंतर ले रहा हूं तो ये c से छोटा होना चाहिए, या फिर अगर मैं b और c का अंतर लेता हूं तो ये a से छोटा होना चाहिए। एक मिनट, आजा, a से छोटा होना चाहिए। ठीक है, a से छोटा होना चाहिए। या फिर अगर मैं c और a का अंतर ले लेता हूं तो ये b से छोटा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी दोनों आप फॉलो करेंगे तभी कोई त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। ये त्रिभुज कोई तभी संभव हो सकता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा वो है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दो भुजाओं का अंतर तीसरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा कभी नहीं हो सकता। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप आते हैं। अब देखो सर यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करनी है हमको। एक मिनट, वह संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसे अनुपात 13 और 25 के पदों में जोड़े तो वो 7 और 10 के रेशियो के बराबर हो जाए। कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 13 और 25 है। अब इसमें भी कोई संख्या जोड़ दी गई है और वही संख्या इसमें भी जोड़ दी गई, सेम नंबर।
अब इनका ये रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 7 और 10 का रेशियो हो जाना चाहिए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको याद होगा तो एक तरीका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल क्रॉस मेथड कहते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी सवाल को करने के लिए अपना x वाला जो तरीका होता है कि 12 प्लस एक्स बटे में 25 प्लस एक्स बराबर 7/10, उसको सॉल्व करेंगे। तो करने को आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरत रहेगी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसको गौर से सुनोगे तो आपका सवाल का उत्तर ऐसे ही आ जाएगा। मतलब इस ये तो सवाल आपका एग्जाम में इसमें लिखा है ना पेपर में, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सवाल सोचना है, सिर्फ देखना रहेगा और कुछ करना नहीं रहेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो 13 में कुछ जोड़ा जाए तो वो ऐसी संख्या बन जाए कि 7 से कटे, और हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अगर हम देखें तो 13 में 11 जोड़ेंगे 24 होगा, 7 से कटेगा नहीं। 13 में 15 जोड़ेंगे 28 होगा, 7 से कटेगा, हाँ सर। 13 में 13 जोड़ेंगे 26 होगा, 7 से कटेगा नहीं। 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 होगा, 7 से कटेगा। आप बोलोगे यस सर। दो ऑप्शन ऐसे दिखे जिसमें कुछ जोड़ने पर वो 7 से कट रहा है। इसके बाद 25 में कुछ जोड़ें तो वो 10 से कट जाए। भैया आज बताना, 25 में 8 जोड़ेंगे 33 होगा, 33 10 से कट सकता है नहीं। तो ये जो ऑप्शन था ये भी खत्म हो गया। फाइनल आंसर क्या बचा, ये बचा। वरना आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, जो भी आएगा उसका अंतर लेना। जैसे 13 गुणे 10 130 और 25 सत्ते 175, 175 और 130 के बीच का अंतर हो गया 45। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक, 145। अब क्या करना है, अब उसके बाद इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है। 7 10x और 7x, 7x और 10x का अंतर कितना आ जाएगा, 3x, और इनको बराबर कर दीजिए। 45 का मान 3x के बराबर है, x का मान क्या होगा 45/3, और 45/3 करने पे मुझे क्या, किसी भी बच्चे को ये पता चल जाएगा कि x का मान 15 होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए, ऐसे सवालों के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ने के बाद एक नज़र हमेशा ऑप्शन पर बना के रखिए, कभी फेल नहीं होंगे, बहुत अच्छा काम होगा। अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1200 मीटर की वृत्ताकार दौड़ शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, जबकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है। देखो हमारे पास एक वृत्ताकार ट्रैक है ऐसे, इस वृत्ताकार ट्रैक में दो व्यक्ति दौड़ते हैं एक ही दिशा पर। मान लीजिए ये हो गया अली और ये हो गया बादल, बी फॉर बादल, और इसी दिशा में दौड़ रहा है, ये हो गया अली, ए फॉर अली। अली की जो गति है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और बादल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में। और ये जो मैदान है, इस मैदान की जो कुल परिधि है, जिसकी इसकी दूरी है, वो 1200 मीटर है। अब ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया कि दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। हमें डिस्टेंस क्या कवर करनी है ये पता ही है, यानी 1200 मीटर कवर करना है। किस गति से कवर करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो 45 और 17 के अंतर से, यानी 18 से कवर करेंगे। और इस किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास समय आ जाएगा। 18 से 18 कैंसिल होगा, 5 से इसको काट लेंगे तो ये 240 बार कट जाएगा। यानी कितने समय बाद वो मिलेंगे पहली बार, तो आप बोलोगे सर 240 सेकंड बाद मिलेंगे, बी आंसर हो जाएगा, है ना। लगा कठिन होगा लेकिन है कठिन नहीं। आइए ये सवाल देखते हैं। दोस्त हमसे इस सवाल में क्या निकालने के लिए बात कह रहा है कि tan अल्फा प्लस 1 और tan बीटा प्लस 1 दोनों का गुणनफल जो है वो 2x के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 45 है तो मान क्या होगा। अब देखो इस सवाल को या तो आप लंबे तरीके से कर लीजिए, या जो मैं तरीका बताऊंगा अभी शॉर्ट वाला उससे कर लीजिए। तो पहले मैं वो तरीका आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे 90% बच्चा इस सवाल को करेगा। 90% कैसे करेगा, जैसे ये tan अल्फा प्लस बीटा का मान 45 है, तो दोनों तरफ अगर हम tan का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, और 45 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan 45। ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा। ध्यान से देखना दोस्तों,
अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और इधर क्या आ जाएगा, 1045 की वैल्यू 1 आ जाएगी। करेक्ट? हाँ सर। ये हिस्सा इस तरफ जाएगा। अब एक एक स्टेप लिखेंगे नहीं, देखो ये 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का हिस्सा 1 में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, अपने पास फाइनली आएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। एक स्टेप यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और बराबर में 1 आएगा, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक, यहां से हमको सॉल्व करके जब ये वैल्यू मिल गई, अब बच्चे क्या करेंगे, चूंकि उनको पूछा गया x का मान निकालना है, तो अब वो इसके लिए क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो, वो इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, ये जो लिखा हुआ है यहां पर। ठीक, साथ में 1 और आएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा और प्लस 1, ये आएगा, और बराबर में 2x अपने पास दिया हुआ था, ये आएगा। अच्छा, इतने हिस्से का मान अपने पास देखो यहां से निकल कर आ चुका है, कितना आया 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, और बराबर में 2x होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। एक तो ये तरीका है कि आप इतना सॉल्व करें। तो क्या एग्जाम आपको ये इजाजत देगा कि आपको इतना सॉल्व करना चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं देगा। तो अब इस सवाल को करना कैसे वो समझो। आपको पूरा पूरा सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री होगा, और ये हिस्सा जो है ये 2x के बराबर होना चाहिए, और x का मान पूछ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो ऑप्शन दिए हैं x के मान के लिए, हम इसका यूज करते हैं ना तो मजा ही आएगी। पूछे कैसे यूज करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, देखना कैसे यूज करते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से। जैसे अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 45 दिया है, तो आप सोचो अल्फा और बीटा के कुछ ऐसे मान जिसको मिल जाए 45, और मान ऐसे सोचना जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये बोल दूं कि अल्फा को मैं 0 मान लेता हूं और बीटा को मैं 45 मान लेता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। अल्फा 0 मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां सिर्फ 1 बचेगा। बीटा को अगर हम 1 मानेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास 1 इंटू 2, और ये इधर हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। तो 2x बराबर, अगर हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारे पास 2 है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 1 मिल जाएगा। अब आप बताओ, ये इतने में हो गया सॉल्व, और अगर इसके लिए आप इतना सॉल्व कर रहे हो तो कोई मतलब रहेगा क्या? अब किसी के दिमाग में आया होगा कि अल्फा प्लस बीटा 45 है, तो जरूरी है हम ये 0 और 45 माने? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप 30 और 15 मान लो। अगर 10 15 की वैल्यू आपको याद है तो 30 और 15 मान लो। अच्छा, किसी ने ये कहा कि आप 0 और 45 नहीं मान सकते हो? कोई कंडीशन ऐसी दी है? भाई दोनों का योगात्मक मान हमारे पास 45 डिग्री दिया है, मेरा जो मन होगा मैं मान लूंगा। मैं 0 45 मानूं, मैं 45 0 मानूं, मैं 30 15 मानूं, मैं 22.5 मानूं, हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, बस काम खत्म। तो ये तरीका एग्जाम के लिए नहीं है भाई, तरीका एग्जाम के लिए ये है, और ये तभी आएगा जब आपकी सोच इस प्रकार से सोचने के लिए डेवलप है। ठीक है, अगला सवाल चले देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का कुल योग 70 है। अच्छा, घनाभ की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई चौड़ाई का आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखो ऊंचाई जो है ये जो 15 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई का आधी है, तो इसका मतलब अगर चौड़ाई का आधी है तो चौड़ाई 30 हो जाएगी, और अगर लंबाई और चौड़ाई का योग 70 है तो इसका मतलब चौड़ाई अगर 30 हुई तो 70 में से 30 घटाकर लंबाई 40 आ जाएगी। अब चाहिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा करेंगे 1200, LB प्लस BH यानी कि 30 गुणे 15 45 450, और इंटू H इंटू L तो 45 गुणे 40 यानी कि 600, ये रहेगा। क्लियर है? जोड़ लीजिए 12 6 18 4 22, 22.5 22.5 दूनी 4500 आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल ऐसे करने होते हैं, मतलब इसके लिए अगर आप 5-6 स्टेप लिखते हो तो फिर वो निराधार है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप लिखेंगे जितना ज़्यादा उतना टाइम लेंगे, एग्जाम आपको कतई इजाज़त नहीं देगा
कि आप ज़्यादा समय लें। आज से मान के चलिएगा कि आज से ग्रुप डी का और एनटीपीसी के जो एग्जाम होंगे तकरीबन 4 महीने बाद तो होंगे। 120 दिन है आपके पास समय, और 120 दिन में मैं आपको ये तो कह सकता हूं कि आपको मैथ कंप्लीट करा दूंगा, मैथ में आपकी समस्या नहीं होगी। अन्य सब्जेक्ट को गाइडेंस दे सकता हूं, पढ़ा तो नहीं सकता, पढ़ा मैं मैथ ही रहा हूं। और ये मैं आपको अश्योर करता हूं, विश्वास करिएगा कि मैथ आपको दिक्कत नहीं देगी 101% गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन आइए देखें इस सवाल को क्या कहता है। कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू जो है वो केंद्र ओ से गुजरने वाली रेखा है, ये इसका केंद्र ओ है, और ये पी क्यू जो लाइन है वो केंद्र ओ से गुजर रही है। पी क्यू एस एंगल की लंबाई बताएं। देखो ये हमारे पास पी क्यू आर एस जो हो गया, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 110 हो गया तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि ये 70 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा एक चीज और समझना कि किसी अर्धवृत्त में अगर ये एंगल आपको बनता दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में ये जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 9 और 7 16 हो गया, 160। तो ये एंगल जो बचा होगा ये 20 डिग्री तो होगा। और हमसे शायद पूछा भी यही गया था कि पी क्यू एस की लंबाई कितनी होगी, तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर 20 डिग्री। बात खत्म। सारे के सारे रेलवे के क्वेश्चन हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, इस सवाल में आपसे कह रहा है दोस्त कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि ए बी और सी अपनी पूंजी का निवेश 2, 3 और 5 के अनुपात में करते हैं। ए बी और सी के निवेश के महीनों का अनुपात यानी समय का जो अनुपात है वो 4, 2 और 3 है। कह रहा है सी को प्राप्त लाभ का हिस्सा ए से 1,47,000 अधिक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी प्रॉफिट बनता है पार्टनरशिप में वो हमेशा लगाए गए पैसे और उसके समय के गुणनफल के रेशियो में बनता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी, उनके रेशियो में होता है। तो अगर मैं ए बी और सी के प्रॉफिट को देखूंगा तो इनका प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कब निकलेगा, जब हम इसके इन्वेस्टमेंट और टाइम का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौको 8, फिर 3 दूनी 6। बी का प्रॉफिट शेयर 6 के रेशियो में होगा और सी का प्रॉफिट शेयर 5 से 15 यानी कि इसके रेशियो में होगा। अब कह रहा था सी को ए से 1,47,000 अधिक मिला, यहां कितना ज्यादा मिला, 7। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,47,000। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 यूनिट की वैल्यू 21,000 आएगी। हमको बी का हिस्सा पता करना है, 6 यूनिट का मान पता करना है। 21 गुणे 6 1,26,000 हो जाएगा। बी का शेयर पर प्रॉफिट शेयर कितना होगा, 1,26,000। ये आपका उत्तर हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। किसी मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों की अवधि में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 11 रुपये 25 पैसे मूलधन क्या होगा। याद रखना मेरी बात को, इसकी शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी है, यहाँ पर आपको जो आई बटन है उस पर लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको आप पहले एक बार देख लेना, ठीक। दूसरी बात, अब सवाल समझ लो। कभी भी आपको अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और समय अवधि सिर्फ 2 वर्ष की दी हो, तब आपको क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 5%, उसको आप भिन्न में बदल लीजिए, 1/20 होगा। यानी इस बात का मतलब ये है कि 1 साल के लिए अगर मूलधन 20 है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 के अनुपात में होगा। अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि समय 2 वर्ष का है, तो ये बन जाएगा 1/400। इस बात का मतलब ये है कि अब अगर मूलधन 400 के रेशियो में है तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है 1 के अनुपात में होगा। और ये हमारे पास दिया हुआ है कि 1 का मान 11.25 है। इसको आप 11 सही 1/4 के रूप में देख सकते हो। अब जब गुणा करोगे तो 11 का गुणा 400 में 4400 सीधा होगा, और 1/4 का गुणा 400 में तो 100 और मिल जाएगा। तो 4400 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। यानी मूलधन आपके पास आ जाएगा 4500। ये आपका डन आंसर हो गया। यानी अगर 1 का मान 11.25 है तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 हो जाएगी। अच्छा अगर आप इसका इसमें गुणा करते हैं, ये बात आप अगर नहीं देख पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, और अगर इस 11.25 का गुणा 400 में करोगे ना, तो भी आपको समय ज्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा। 11 से 1/4 का गुणा 400 में करने की अपेक्षा टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कैलकुलेशन में बड़ी मायने रखती हैं। अगला सवाल देखते हैं।
इस सवाल में दोस्त हमसे क्या कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर का मान दिया हुआ है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 30 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान 15 है, तो 3 पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए तो आपको ये क्यूब वाला फॉर्मूला याद करना होगा, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है ना भाई। इस पी क्यूब, बहुत ध्यान से सुनना, प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा पी प्लस क्यू प्लस आर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। साथ में इधर माइनस का 3 पी क्यू आर भी लिख लो, 3 पी क्यू आर भी लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3 ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस में आर पी, ये लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर आपके पास इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दी है ना सब कुछ है सिवाय इसके पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई ये है तो नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोले सर कैसा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर कर दूं तो इसका फॉर्मूला तो याद होगा ना कि ये क्या होता है, ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होगा 2 पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी, यही होगा ना। तो आप बोलोगे हाँ सर यही होगा। अच्छा देखो p प्लस क्यू प्लस आर का मान क्या दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 हो जाएगा, माइनस, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान 15 है, 15 इसमें माइनस हो जाएगा आके, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा मित्र 2, और ये मान किसका हो जाएगा, ये मान हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का। तो 10/2 का मतलब 5 हो गया, तो मैं ये तो समझ गया कि इसकी वैल्यू 5 हो गई। कर पाओगे ना आगे। अब जब इसका मान 5 हो गया तो सवाल में मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं। रखो इसकी वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की, तो ये होगी 30, माइनस में यहाँ पर हो गया 3 पी क्यू आर, मुँह जवानी क्वेश्चन था। पी प्लस क्यू प्लस आर का मान हो गया 5, इसी का होल स्क्वायर हो गया 25, इसका मान हमने निकाल चुके हैं 5, और 5 गुणे 3 हो जाएगा 15, 25 माइनस 15 10, 10 3 30, 30 से 30 खत्म हो जाएगा। जब 30 से 30 खत्म होगा तो अपने पास आएगा क्या, पक्का है ना ये 10 पचे 50 हो जाएगा, सॉरी 50 में से 30 माइनस करोगे तो अपने पास 20 आ जाएगा, और -3 पी क्यू आर का मान हमारे पास आया 20, और चूंकि हमको इसका मान सिर्फ 3 पी क्यू आर का मान चाहिए था तो माइनस इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 पी क्यू आर, तो हो जाएगा माइनस का 20, और -20 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही रखा है। मतलब इस सवाल का सारांश पता है क्या, सवाल नंबर 11 का सारांश ये है कि ये सवाल प्योरली फॉर्मूला बेस है, दो फॉर्मूले लगे। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं, ये दोनों, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल को करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है तब तक जब तक आप इसकी वैल्यू को रखने के बाद 5 स्टेप ना करें। अगर फॉर्मूला याद भी है और फिर भी आप स्टेप बढ़ा रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने यहाँ पे सवाल में लिख दिया, ये एक्चुअल में इस सवाल में लिखी जाने वाली चीज का 2.5 गुना लिख दिया मैंने। इतना लिखना नहीं चाहिए, ना मुझे ये फॉर्मूले लिखने चाहिए, ना मुझे फॉर्मूले लिखने चाहिए, सिर्फ वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं रखना है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करिए इसकी। आपको लग रहा होगा कि मजाक है, मजाक नहीं है सर, मजाक नहीं है। जो बच्चे 90+ का स्कोर करते हैं ना, 85+ स्कोर करते हैं, 80+ स्कोर करते हैं ग्रुप डी में, वो ऐसे ही करते हैं। पिछली बार जब पढ़ाया था हुबली जोन आखिरी तक, तो लोगों ने जब रिजल्ट दिए थे तो 90+ के रिजल्ट दिए। 85+ वाले तो कम से कम 30 की संख्या में होंगे, 30 लोग तो कम से कम होंगे ही। मैं 300-400 नहीं बोल रहा हूँ, मैथ की बात कर रहा हूँ अकेले। खैर अगले सवाल नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि एक कमीज का मूल्य 1008 रुपये है, इस का मूल्य क्या अंकित किया जाना चाहिए जिससे कि अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 18% का प्रॉफिट हो। तो आप ये बात तो समझ रहे होंगे कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्रय मूल्य जो होता है वो 100+ क्या होता है, 100+ डिस्काउंट होता है ना, 100+ डिस्काउंट, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने,
100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। और एमपी क्या होता है, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा हो, जो भी हो रहा हो। अब ये आपको देखना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितना था, 18%, तो ये हो जाएगा 118। यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 16, तो 100 में से 16 माइनस कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8484। बहुत ध्यान से बात को समझना, बहुत ध्यान से, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अगर मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो अपने पास जो रेशियो आएगा ये 59 हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 42। कोई दिक्कत नहीं सर। क्रय मूल्य हमारे पास दिया था 1008 रुपए, यानी 42 की वैल्यू हमारे पास 1008 दे रखी है, हमें 59 की वैल्यू निकालनी है। अब कई बच्चे इसको जानते हो कैसे करेंगे, 1008 को पहले 42 से डिवाइड करेंगे और फिर 42 से डिवाइड करेंगे और फिर जो है बाद में उसमें 59 का 59 का गुणा करेंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से लिखोगे इस सवाल को ना, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिख के करोगे ना, 1008 गुणे 59 और इधर बटे में 42, ऐसे ही तो करोगे। कुछ लोग अगर सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे ही करोगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करोगे। नहीं सर, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, मैं आपको क्या तरीका यहां से सिखा रहा हूं वो देख लो जरा, समझ लेना बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर आप कोशिश करो, पहले इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 तीजा 9 हो जाएगा, 3 तीजा 9 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से सुनना। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं करने वाला हूं ना, चाहो तो तुम करो, मैं नहीं करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर अगर हम डीएस लगा दे तो काम हो जाएगा। अब देखो नीचे 14 आ रहा है, इसका डीएस होगा 5। और जब कभी भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे डिनोमिनेटर यानी हर का डीएस 5 आ रहा है तो आपको सिर्फ अंश में 2 का गुणा कर देना है, हर वाला काम खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ गए ना। और ऊपर का डीएस देख लो, तो यहां पर 336 का डीएस हो गया 3, इसका डीएस हो गया 5 और इसका डीएस हो गया आपके पास 2। तो 5 दूनी 10, 10 त्याई 30, 30 का जो डीएस आएगा फाइनली 3 आएगा। वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिट सम क्या हो, 3 हो, जिसका डिजिट सम क्या हो, 3 हो। 6 4 10 2 12, इसका डिजिट सम 3 आ रहा है। 5 4 9, इसका भी डिजिट सम 3 आ रहा है। 5 2 7 2 9, इसका डिजिट सम 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो। 5 3 8 2 10, 10 इसका डिजिट सम 1 आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए काम से। अब बोले सर इन दोनों का अगर हमारे पास डिजिट सम 3 है तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं होगा? हो, बिल्कुल है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि अब यहां से हमारे पास डिजिट सम वाला काम फेल हो गया तो ऊपर ही देख लेना। जैसे 14 से, अगर यहाँ पे 14 था ना, 14 से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितनी बार कटेगा, 14 दूनी 28, 14 चौको 56। बहुत ध्यान से सुनना। तो 24 का गुणा अगर हम 59 में करें तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 9 चौको 36 यानी 6 होना चाहिए ना। तो आंसर क्या बनता है, 1416। यूनिट डिजिट, डिजिट सम, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट, बहुत सारे मतलब कैलकुलेशन में ऐसे रामबाण तर्कश होते हैं। जो सवाल तो छोटा दिखेगा लेकिन उसकी कैलकुलेशन जब फंसाव वाली होती है ना, तो उस फंसाव वाली कैलकुलेशन से आपको बाहर निकालेंगे। और मेरी मानना, डेली कम से कम डेली 25 से 30 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करते रहना आखिरी तक, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। 12 नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में भरने के लिए कितने नल चाहिए? देखो 40 मिनट से समय हो रहा 60 मिनट, यानी कि 20 दूनी 40, 20 त्याई 60। रेशियो कितना हो रहा है टाइम का, 2 से 3। तो अगर टाइम का रेशियो 2 से 3 हो रहा है तो नलों की संख्या का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 से 2 हो जाएगा। और पहले हमारे पास 12 नल थे, यानी 3 का मान अगर 12 है तो 4 गुना है। तो अब हम अगर इसका 4 गुना कर देंगे तो 2 चौको 8 होगा। यानी अब कितने नलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बोलोगे 8 नलों की आवश्यकता पड़ेगी। मुंह जवानी है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। आइए, समान क्षमता वाले 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9 5 और 10 7 है। यदि मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाए, अब एक चीज यहां पे और देखना, ये जो लाइन कही गई ना, समान क्षमता वाले 2 हैं, 2 इक्वल कैपेसिटी के बर्तन थे, उसमें कुछ कुछ अलग दूध और पानी के अनुपात थे। अब उसको तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है, तो तीसरे में दूध और पानी क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 9 और 5 का। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी का रेशियो है 10 और 7 का, मेरे भाई। अब बात यह है कि ये दोनों इक्वल कैपेसिटी के होने चाहिए। तो पहले अगर मैं यहाँ पे इनकी कैपेसिटी देख रहा हूं तो इसकी 9 और 5 14 दिख रही और इसकी 10 और 7 17 दिख रही।
लेकिन चूंकि ये बोला गया कि इक्वल कैपेसिटी के हैं, यानी इनकी क्षमताएं जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो अब हमें क्षमता को बराबर करने के लिए क्या करना है कि ऊपर 17 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे 14 का मल्टीप्लाई करना है। ये करने के बाद जो भी आएगा वो तीसरे बर्तन के लिए क्षमता देगा। तो भाई 17 का गुणा 9 में करेंगे तो 17 9 में 153 होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 153 होगा। और 14 गुणे 10 140 होगा, यानी पहले बर्तन तीसरे बर्तन में दूध पूरा इतना होगा। तीसरे बर्तन में पानी देखिए, 17 पंजे में 85 हो गया। दूसरे में पानी देखिए, 14 सत्ते 98 हो गया। ये हो गया, बस सीधे काम खत्म। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे 293 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 8 5 13 130 और 8 5 13, ठीक है, 9 8 17 183 आ जाएगा। तो 293 और 183 ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीसरे बर्तन में इनकी क्षमता का रेशियो ये होगा। अच्छा, इतना तो आप लिख सकते हो, मैं इतना तो आपको बोलूंगा अपनी तरफ से कि इस सवाल में इतना तो अलाउ है, लेकिन इसके बाद अगर आप एक भी स्टेप बढ़ाते हो तो फिर ठीक नहीं है। मेरा हर एक बच्चे से निवेदन ये है कि जैसे ही मैं नया सवाल लाता हूँ, जैसे अभी लाया, यही वीडियो रोकना, खुद से करना, देखना कितना समय लगता है, ठीक है। मैं तो बता ही रहा हूँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक अपने पास दे रखा है। कितना दे रखा है? तो बोलोगे लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के योग और अंतर दिए हुए हैं। अच्छा 176 एलसीएम और एचसीएफ का योग है और उनका अंतर 160 है। दोनों संख्याओं का योग 80 बोला गया है, ठीक है। कह रहा तो संख्याएं जो है ना अलग अलग वो निकालनी है। सुनिए, एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो हमारे पास 176 176 है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो हमारे पास 160 है। तो यहाँ से हम अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? दोनों का योग बटे 2, तो दोनों का योग यानी कि 2 8 16 2 8 16 और इधर ये यानी कि 88 और 186 आ जाएगा। करेक्ट है भाई। इसको 2 से डिवाइड करोगे 88 मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 80 मिलेगा। 88 और 80 को जोड़ोगे तो हमारे पास 8 8 16 166 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 166, है ना। और एचसीएफ कितना आएगा? दोनों के अंतर का आधा। इसका आधा कितना था? 186। इसका आधा कितना था? 80। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 86 और 80 के बीच का अंतर 6। तो ये एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको भी बच्चों की तरीके करने की तो जरूरत नहीं है ना कि एग्जाम में आप इसको पहले 2l बराबर दोनों को जोड़ के लिख रहे हो। ये तो आपको पता होगा ना। नहीं पता है तो फिर भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आगे आओ। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 80 दिया है, तो अलग अलग संख्याएं क्या होंगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक संख्या है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, जिसका एचसीएफ आपको पता हो गया, जिसका एलसीएम आपको पता हो गया। तो अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ पता है तो अगर पहली संख्या 6a मान लें और दूसरी संख्या 6b मान लें तो काम चलेगा, क्योंकि एचसीएफ तो पता है। और इन दोनों का जो योगफल है वो अपने पास 80 है। बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर a प्लस बी हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80/6। 80/6 का मतलब 40/3 भी लिख सकते हो। मतलब अब दो संख्याएं आपके पास ऐसी रहेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याएं आपके पास ऐसी रहेंगी जिनको जोड़ने पर आपके पास 80 मिले, जिनका योगफल आप जिनका एलसीएम आपको 166 मिले और जिनका एचसीएफ आपको 6 मिले। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? भाई निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास रेशियो बटे में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा पर्याप्त नहीं, ये काम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले सर एक तरीका और है निकालने का। हमने कहा हाँ है तो सही, मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी बाकी के 3 ऑप्शन दिए हैं, देखिए जरा, 44 और 36 का एलसीएम क्या कभी 166 हो सकता है? या 44 और 36 का एचसीएफ कभी 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये तो ऐसे ही गया ये ऑप्शन। 56 और 24 का एलसीएम कभी 166 होगा? नहीं हो सकता है। 48 और 32 का एलसीएम कभी 166 होगा? नहीं हो सकता है। तो जब 4 में से 3 ऑप्शन आप ऐसे हटा दे रहे हो तो इसका मतलब जो बचा हुआ ऑप्शन है वही तो आंसर होगा। इसका मतलब इस सवाल में डेटा अपर्याप्त है, काम होगा ही नहीं। अच्छा, ये सॉल्व करके जब यहाँ पर ये बटे में आ गया तो भी आप समझ सकते थे कि भाई डाटा अपर्याप्त है, अलग अलग संख्याएं निकालना थोड़ा सा असंभव है। इस ऑप्शन में देख के समझ में आ जाता है तुरंत, ठीक है। अब ये नहीं कि आगे आप इसको सॉल्व करते चले जा रहे हो, सॉल्व करते चले जा रहे हो, लगाए उस समय उसमें, तो कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें यह भी करने की जरूरत नहीं, केवल एलसीएम और एचसीएफ तक पहुंच जाइए, बाकी 3 ऑप्शन खुद देख के एलिमिनेट कर दीजिए, चौथा आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना, ये आगे भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसको, यहां तक लिखने की मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि समझा सकूं। आइए नेक्स्ट, y की पावर p की पावर 2 बटे में y की पावर q की पावर 2, इसका मान इसके बराबर है। y की बोला गया है कि 1 से बड़ा है, तो p माइनस क्यू दिया है, p प्लस क्यू बताना है। ये तो सवाल काफी सरल हो जाएगा। देखो अच्छा, ये अगर मैं क्यू स्क्वायर ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या दिया है, y की पावर 24। अब जब बेस सेम होगा तो पावर इक्वल होंगी, तो पावर इक्वल होने का मतलब मैं ये लिखूंगा ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान हमारे पास 24 है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, और उसमें पी माइनस क्यू 6 दिया है, तो 6 चौको 24, इसका मतलब पी प्लस क्यू जब तक 4 होगा तभी हमारे पास ये वैल्यू 24 के बराबर आएगी, और ये तभी हो सकता है जब पी प्लस क्यू 4 दिया हो। ये आपका आंसर, खत्म बात। आइए इस सवाल को देखें, ये एक अच्छा सवाल दिख रहा है मुझे, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 PR, इसकी वैल्यू 5040 दी है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर NPR लिखा हो तो इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखा जाता है n फैक्टोरियल और अपॉन में नीचे आ जाता है n माइनस आर फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ये क्या है, परम्यूटेशन है। ये अरेंज करने का जो तरीका होता है वस्तुओं को, वो ये तरीका है, ठीक है। चुनने का तरीका नहीं है, ये अरेंज करने का तरीका है, ठीक। तो ये इस सवाल का मतलब ये है कि अगर 10 वस्तुएं हैं तो उसमें कितनी वस्तुओं को चुनने के तरीके 5040 हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात को मेरी ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा, आर की जगह क्या मान होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ पहला ऑप्शन उठा के सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 5 है, तो हम इसको लिख रहे हैं 10PR, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये 5040 के अगर बराबर आ जाएगा तो R की वैल्यू हमारे पास, मान लीजिए पहला ऑप्शन 5 में ले रहा हूं तो 5 हो जाएगी अगर आता है तो। ऊपर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात। 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूं, देखना जरा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और गुणे 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में ऐसे ही लिख दिया इसको। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी था, तो वो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड कर लूंगा, खत्म कर लूंगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 का मान क्या इतना आएगा या इससे ज्यादा आएगा। तो आप बोलोगे सर 100% इससे ज्यादा मान आएगा, 101% इससे बहुत ज्यादा आएगा, आएगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 5 रखने पर इसका मान 5040 से ज्यादा है, तो 5 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी उसके रखने पर 5040 से बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहीं पे 4 फैक्टोरियल होता, या 5 से छोटी जितनी वैल्यू रखने पर हम थोड़ा करीब आते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए, ठीक। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मान लीजिए कि 6 फैक्टोरियल होता, तो 6 फैक्टोरियल हम यहां तक लिखते, और नीचे हमारे पास 10 माइनस 6 यानी कि 4 फैक्टोरियल होता, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 तक हम और पहुंचते, तब तो मान और बढ़ जाता। यानी 5 से बड़ी जितनी वैल्यू हम पहुंचेंगे तो वो मान इसके मान को और बढ़ाएगी, तो बड़ी वैल्यू तो आंसर नहीं हो सकती ना। अब मानो कि अगर हमें 4 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल कुछ देखना होता, तो ऊपर होता हमारे पास 10 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम r का मान 3 फैक्टोरियल लेते हैं या 4 फैक्टोरियल लेते हैं, मान लीजिए 4 फैक्टोरियल लिया, तो 10 माइनस 4 यानी 6 फैक्टोरियल नीचे लिखा जाएगा। अब ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 10 गुणे 9 गुणे में 8 गुणे में 7 और गुणे में 6 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल था। सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चा, ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल का काम खत्म। अब ऊपर गुणा करें, 10 9 90 90 8 720, 720 गुणे 7, यही वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ये वैल्यू। तो मैं आपको समझाना और बताना क्या चाहता हूं कि कैलकुलेशन को सोचा कैसे जाता है। मान लीजिए इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं पता था कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम एक ऑप्शन उठा के चेक करते हैं तो उससे हमें ये एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप उसी तरीके से सोचते हो, नहीं सोचते हो तो डेली जुड़ो, शाम 5 बजे मैं आपको तरीके बताऊंगा, आप सोचने लगोगे तो आपको एक आइडिया क्या मिलेगा कि हमें किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से सवालों को आगे लेकर चलना है। ये 3 ऑप्शन खत्म, चौथा आंसर सही है। अब अगर कोई कहे कि सारे ऑप्शन चेक कर लो लगातार, तो फिर टाइम ले लोगे। एक ऑप्शन चेक कर लो, उससे आइडिया ये लगेगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो डायरेक्ट उस पर जंप हो जाएगी।
सिर्फ एक ही चेक करना है। समझ रहे हो बात को? चलिए, 3, -4 एक बिंदु है और 5, 2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान क्या है। अब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता के काम खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। सुनिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक। बिंदु दिया है 3, -4 और एक बिंदु दिया है 5, 2। तो 5, 2 मान लीजिए कि इधर कहीं होएगा, यहाँ पर है 5, 2। बहुत ध्यान से सुनना, 5, 2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है 3, 4। तो 3 यानी x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -4। तो यहाँ कहीं एक बिंदु हो गया 3, -4। तीसरे उस पर, सॉरी तीसरे उस पर क्यों होगा, चौथे उस पर होगा। तीसरा तो माइनस माइनस का होता है, ठीक है। 3, 4। तो यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर 4 हो जाए। मान लो यहाँ कोई पॉइंट हो गया 3, थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ, थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ, 3, -4, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 3, -4। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, कोई भी रेखा होती है जिसका ढलान, जिसकी स्लोप निकाली जाती है, तो वो स्लोप हमेशा x अक्ष से निकाली जाती है, ऐसे निकाली जाती है। यानी ये जो रेखा है वो x अक्ष से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, ये आपको बताना है। स्लोप का बेसिक मतलब समझ में आया ना, x अक्ष से रेखा की झुकाव कितना है, जो थीटा है वो कितना है, वो आपको बताना होता है। अब दो बिंदुओं से ऊपर जाने वाली रेखा की जो ढलान होती है उसको आप देख ही लो, वो क्या होती है, y2 - y1। फॉर्मूला लिख लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। x2 - x1, हालांकि ये मुंह जवानी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया है, ये x2 हो गया भाई, ये y2 हो गया। y2 - y1 का मतलब 2 -4 का मतलब 6 हो गया, बटे x2 - x1 मतलब 5 - 3 का मतलब 2 हो गया, और 6/2 का मतलब 3 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका ढलान हो गई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। लेकिन डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि तो आपको ये बात समझ में आए, 2019 ALP सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। 19वां सवाल आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं अगले सवालों पर चलूंगा। अच्छा, ये उम्मीद जरूर करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर जितने भी बालक देखोगे, शेयर करोगे, लाइक कर दोगे, वो सभी लोग क्या करना, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है दोस्त। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 जेई 2019 की परीक्षा का अच्छा क्वेश्चन। कह रहा बिना किसी छूट के लाभ होता है 20%। जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो लाभ 20% हो रहा है। अगर 5% छूट दी जाती है तो इन दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमें यह बताना है कि यहां पर वास्तविक लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत सारे बच्चे आप में से ही इस सवाल में थोड़ा सा अपने आप को परेशान देखते हो, मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, ध्यान से सुनना, और उसके बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट होने के बाद की बात होती है। अगर ऐसा होता है कि जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो जो अंकित मूल्य होता है ना, वो विक्रय मूल्य की तरीके काम करता है। और क्रय मूल्य हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। मान लो हमारे पास क्रय मूल्य हो किसी वस्तु का 100 और उस पर 20% का लाभ है, तो वो चीज बिकी होगी 120। तो कोई डिस्काउंट अगर नहीं दे रहे हैं तो ये जो विक्रय मूल्य है 120, यही हमारा अंकित मूल्य की तरीके काम कर रहा है कि भाई हमें कोई डिस्काउंट देना ही नहीं है, जितना छपा है, जितना अंकित है, उसी पर बेचेंगे। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है मेरे भाई कि इसमें मैं 5% का डिस्काउंट दे देता हूं, तो 120 का 5% 6 हो जाएगा, और 6 का अगर डिस्काउंट दे दोगे तो अब जब वस्तु आप बेचोगे फाइनली, तो 6 कम करके यानी 114 की बेचोगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने चीज खरीदी हो 100 की और उसे आप बेच रहे हो अब 114 की, तो 100 की चीज खरीद कर अगर 114 की बेचोगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर जो वास्तविक लाभ होगा वो 14% ही तो होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही काम था, बस हो गया सवाल, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 21 पर आते हैं। इस सवाल के धुएं उड़ाते हैं। आप सवाल को पहले पढ़िए, फिर धुएं तो हम लोग उड़ा लेंगे। कह रहा है ए और बी को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होगा। अब सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं ये आपको पता होना चाहिए।
कोई भी दो लगातार संख्याएं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से अभाज्य होते हैं, जैसे x और x+1 ये हमेशा को प्राइम होंगे। दूसरे, कोई भी दो ऑड नंबर, कोई भी दो विषम संख्याएं होंगी तो वो हमेशा से अभाज्य होंगे। दूसरी बात, एक अगर सम संख्या और एक विषम संख्या हो तो ये हमेशा से अभाज्य होंगी, हमेशा होंगे, ठीक। या फिर अगर दोनों प्राइम नंबर हैं, दो संख्याएं हो और दोनों प्राइम नंबर हो तो वो दोनों से अभाज्य होंगे, ठीक। अब आगे बात करता हूं। मान लीजिए हम पहले जो इसका हिसाब था कि दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती हैं, तो दो लगातार संख्याओं में हमने 2 ले ली और एक 3 ले ली, एक संख्या 2 ले ली, एक संख्या 3 ले ली। ये दोनों लगातार संख्याएं हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य होने का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब अगर हमारे पास एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 होंगे। 4 और 9 का HCF भी 1 है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे, इनका वर्ग जो होगा वो को प्राइम नंबर होगा। दोनों संख्याएं ऑड हो तो दोनों संख्याएं ऑड होने के लिए भाई हमने एक संख्या मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, एक संख्या 7 ले लेते हैं, दोनों ऑड नंबर ले लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 9 और 49 में 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब इनका भी स्क्वायर एक को प्राइम नंबर हो रहा है, एक सहअभाज्य संख्या हो रही ना। एक संख्या इवन लेते हैं, एक संख्या ऑड लेते हैं। तो एक संख्या इवन का मतलब सम संख्या ले लेते हैं, और एक संख्या ऑड का मतलब हम कोई विषम संख्या ले लेते हैं, तो 9 ले लेते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। 16 और 81 में कुछ कॉमन है क्या भाई? 1 के अलावा नहीं है, इसका मतलब ये भी को प्राइम होंगे। वेरी गुड। दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों अभाज्य संख्याएं हो, तो ये तो हम ऊपर भी लेके देख चुके हैं। 2 भी अभाज्य संख्या था, 3 भी अभाज्य संख्या थी। आप कोई और लेके देख लेना। तो इसका भी हिसाब जो हुआ था वो तो को प्राइम आया था ना। तो अगर ऐसी कोई भी दो संख्याएं आप लेते हैं जो ए और बी की फॉर्मेट में हो, कोई भी दो संख्या हो, अगर वो को प्राइम नंबर है, अगर वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो उनके वर्ग करने पर भी वो हमेशा सहअभाज्य ही होंगे, हमेशा। याद रखना, आपको वो ऑप्शन चुनना था जो यूनिवर्सली काम करे, मतलब एक या दो सवाल में काम नहीं करे, यूनिवर्सली काम करे। तो वो क्या होगा? उनके वर्ग भी हमेशा क्या रहेंगे? सहअभाज्य ही रहेंगे। ठीक है। कौन सा पूर्ण वर्ग है? अच्छा, कौन सा पूर्ण वर्ग है यानी कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है? अब क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन पता है? कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसकी पहली कंडीशन आप हमेशा याद रखना कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी जो इकाई अंक होगा वो कभी भी 1, 3, 7 या फिर 8 नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट कैन नेवर बी 1, 3, 7 और 8। दूसरी बात, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका जो डिजिट सम होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर, उसका जो डिजिट सम होगा वो हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या फिर 9 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा भी एक बात होती है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका डिजिट सम हमेशा 1, 4, 7 या 9 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी संख्या का डिजिट सम अगर 1, 4, 7 या 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अब हम इन दोनों का यूज करके बताते हैं आपको कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो देखो, जिस संख्या की इकाई में 8 या 2 मिले वो कभी परफेक्ट स्क्वायर तो यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता? हमने बोला 1, 3, 7 या 8। 1, 2, 7 या 8 नहीं हो सकता ना। बताता हूं मैं। 1, 4, 1, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर उसके बाद 7 हो सकता है, यहाँ पर 2 होगा। जैसे ये कैसे पता चलता है? जैसे 1 का स्क्वायर इसका 1 होगा, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा, 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 हो सकता है, ठीक है ना। 4 के स्क्वायर का करेंगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आएगा, 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आ सकता है, ठीक है। 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, और 10 के स्क्वायर में 0।
तो क्या क्या नहीं आ सकता है, 1 तो होगा ही होगा, 1 तो यूनिट डिजिट आ सकता है। 2 3 7 नहीं आता ना, 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता है, 2 3 7 या 8 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अब अगर 8 नहीं होगा तो ये खत्म, 2 नहीं होगा तो ये खत्म, और 7 नहीं होगा तो ये खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, यही अपना आंसर है। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। अगला सवाल कह रहा है समीकरण ये दिया हुआ है, इसका सिर्फ एक ही मूल हो, यानी कि पुनरावृत्त मूल हो, यानी रिपीटेड रूट्स हो, तो क्या होगा। अब भाई मैंने आपको चीजें बताई हैं बहुत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जो एएलपी और ग्रुप डी में भर भर के पूछा जाता है। इस बार भी 2024 में भी एएलपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन खूब आया है। ठीक है, अभी ग्रुप डी होगा उसमें भी खूब आएगा, क्योंकि 2022 और 2019 का रिकॉर्ड ही है। खैर मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या है, अगर डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर डी का मान 0 के बराबर है तो रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन सेम होंगे। ठीक, और बच्चा अगर डी का मान 0 से छोटा है तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, यानी कि काल्पनिक रूट्स होते हैं, और डिफरेंट होते हैं यानी डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, अलग होते हैं। ये याद रखने वाली बात है इसमें, सिर्फ छोटी सी। तो हमें ये बोला गया कि पुनरावृत्त मूल है, तो इसका मतलब मुझे कंडीशन जो लेनी है वो d बराबर 0 की लेनी, और d जो होता है उसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये लिखना है। अब यहां पर आपको b का मान, a का मान और c का मान चाहिए, और ये कब निकल पाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो समझ लीजिए। हालांकि ये आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं, या 3x स्क्वायर वाले टर्म को हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं। तो ये 3x स्क्वायर वाले टर्म को अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे, किसी को भी किसी तरफ ले जा सकते हो, कठिनाई कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a माइनस 3। ए एक्स वाले टर्म को इस तरफ लेकर आए तो ये x कॉमन होके बाकी जुड़ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, 2 प्लस a आ जाएगा। ठीक है, और 6 वाले टर्म को अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं तो -6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस का 4 होगा, बराबर में 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है चिन्ह के साथ वो c होगा। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे फटाफट से। b का मान कितना है, b का मान है 2 प्लस a, तो 2 प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 4ac इधर आएगा ना, तो 4 इंटू ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a माइनस 3 है, सीधी सी बात है। ठीक, और c कितना है, c चिन्ह के साथ लेना, तो माइनस का 4 है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4a। ठीक, बराबर इधर हमारे पास 4 चौको 16, माइनस का 16a हो जाएगा, और माइनस के 16 का गुणा जब -3 में करेंगे तो प्लस का 48 हो जाएगा। बहुत ध्यान से, बड़े इत्मीनान के साथ सुनिए मेरी बातों को और समझिए मेरी बातों को, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है। ये है हमारे पास हिस्सा। अब इसमें क्या सॉल्व हो सकता है, क्या सॉल्व नहीं हो सकता है, उन चीज़ों का ख्याल हमको रखना है। जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करना है, जो नहीं हो सकता उसको नहीं रखना है। हमारे पास इधर से देखो क्या है, इधर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4a, ये माइनस का 16 इधर आ जाएगा तो 20a हो जाएगा सीधे सीधे, और ये 4 जब इस तरफ माइनस होगा तो 44 होगा, और 44 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो -44 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण यहाँ से बनेगा। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके a का जो धनात्मक मान होगा वो अगर हम ले आएंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, है ना। और लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है कि डायरेक्ट रूट्स कैसे निकालेंगे, उसका वीडियो का जो लिंक है वो एंड स्क्रीन में आपको डाल दूंगा, कि अगर ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको डायरेक्ट कैसे रूट से सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, 2 संख्याएं चाहिए जिनका जो गुणनफल है वो 44 आना चाहिए और उनको घटाने पर 20 आना चाहिए, तो 22 और 2 हो गया, है ना। 22 और 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अगर इसका गुणांक प्लस है,
इसका गुणांक, ए का गुणांक अगर प्लस है तो क्या करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। तो ये 22 हो जाएगा एक नंबर, और एक नंबर हो जाएगा 2। अब इसमें धनात्मक संख्या चुननी है, -22 और +2 में धनात्मक संख्या है +2। इस इक्वेशन में ए के 2 मान निकलेंगे, एक -22 एक +2, ठीक है। तो अब इसमें हम +2 लेकर चलेंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये क्लियर आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। सवाल नंबर 24 आज आपके लिए रहेगा। 2 सवाल आज आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। ये बहुत ही सरल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देख ही लो। जैसे 30% और 20% के बराबर की अगर हम एक छूट की बात करें तो ये कितनी की होगी, तो आप बोलोगे सर 30 20 50, 50 - 6, यानी कि इन दोनों के बराबर का अगर अकेला डिस्काउंट होगा तो 44% का होगा। कोई दिक्कत? पक्का? अब ये कह रहा है कि 2 चीजें खरीदें और एक मुफ्त पाएं, तो इसमें डिस्काउंट कितना होगा? जो चीज आपको मुफ्त मिलती है वो आपका डिस्काउंट कहलाती है टोटल में। 1/3 का मतलब यहाँ, यानी यहाँ पर 33 सही 1/3% का डिस्काउंट है। एक में डिस्काउंट है 44% का, एक में डिस्काउंट है 33 सही 1/3% का। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 10 सही 2/3 हो जाएगा। भाई इसमें जब 10 सही 2/3 जोड़ोगे तभी तो हम 44 पर पहुंचेंगे। तो इन दोनों का अंतर ही पूछा था, ये अंतर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म हो गई, यही पूछा था। तो उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है सब लोग जरूर बताना। और आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त आपने क्या सीखा, कौन से सवाल नंबर में, थोड़ा सा समय निकालना और ये जरूर कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लो। मैथ का कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल इसी नाम से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर देना, दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।